व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को पता लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और ये एक प्रिंसिपल भी है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये जो भी प्रिंसिपल बनाया गया है वो अभी तक के हमारा जितना भी नॉलेज रहा है उसके आधार पर ही बनाया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट किधर से किधर की तरफ फ्लो होती है, किरचॉफ्स के लॉज पर बेस्ड है। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो जो भी हमने अभी तक का अपना नॉलेज कलेक्ट किया हुआ है उसके आधार पर बनाया गया एक डिवाइस है, एक प्रिंसिपल है। और जैसा कि मैंने बताया इसकी हेल्प से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो प्रतिरोध हमको ज्ञात नहीं है हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है तो मैं आपको बताऊं, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ये प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन की एक स्पेशल पैटर्न होता है। ये प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन का एक स्पेशल पैटर्न होता है जिसमें हम जो रेसिस्टर्स इसमें कनेक्ट करते हैं वो उनको कंबाइंड तो करते हैं लेकिन उनका एक पैटर्न जो होता है वो एक स्पेशल पैटर्न होता है। किस तरह का पैटर्न होता है देखते हैं हम इसको। इसमें कुछ इस तरह का पैटर्न होता है कि हम जो दो बिंदु ले लेते हैं यहां पर, एक यहां पर बिंदु ले लेते हैं A और यहां पर हमने बिंदु मान लिया C। इन दोनों बिंदुओं के बीच में करंट के हम दो रास्ते बनाते हैं, करंट के हम दो पाथ बनाते हैं। इस तरीके से करंट फ्लो की दो पाथ यहां पर हम बनाएंगे। एक पाथ करंट फ्लो का A से C के बीच में ये वाला है और करंट फ्लो का जो दूसरा पाथ है वो ये है। तो A से C तक करंट फ्लो के दो रास्ते हमने बनाए और इस तरह से एक ये चतुर्भुज भी बन गया। B और D हमने इसको मान लिया। इसमें ये जो पॉइंट B और D है यानी कि जो चतुर्भुज का एक विकर्ण BD होगा, एक विकर्ण AC होगा। चतुर्भुज में जो 4 कॉर्नर्स हैं इन 4 कॉर्नर्स में से हम दो कॉर्नर्स के बीच में ये B और D के बीच में हम एक ब्रिज बना देंगे। ये करंट फ्लो के दो रास्ते हैं। जैसे दो नदियां आसपास चल रही हैं, एक ये ऐसे जा रही है पानी फ्लो हो रहा है, एक में ऐसे पानी फ्लो हो रहा है और दोनों के बीच में हमने एक ब्रिज बना दिया, एक पुल बना दिया। इस ब्रिज में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का भी थोड़ा रेजिस्टेंस होता है इसलिए हमने इसको बना दिया। तो ये गैल्वेनोमीटर है और इसको आ करके यहां कनेक्ट कर दिया हमने। तो दोनों के बीच में हमने एक ब्रिज बना दिया और इस सर्किट में हम जो करंट सप्लाई करते हैं, हम जो पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई देते हैं वो इन दो बिंदुओं के बीच में देते हैं। इन दो बिंदुओं के बीच हम वोल्टेज का सोर्स अप्लाई कर देते हैं यहां पर ऐसे। ये वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एक बैटरी लगा दी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। और हमने ये मान लिया कि बैटरी का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कैपिटल V के बराबर है। ठीक है। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो गैल्वेनोमीटर वाला जो रास्ता बनाएंगे आप, ये इस चतुर्भुज में 4 कॉर्नर्स हैं। गैल्वेनोमीटर किन्हीं दो कॉर्नर्स के बीच में लगाएंगे और जो करंट की सप्लाई हम देंगे, वोल्टेज सप्लाई जो करेंगे वो दूसरे दो कॉर्नर्स के बीच में करेंगे। हमारे कहने का मतलब यूं कि किन्हीं दो कोनों के बीच में दोनों चीजें एक साथ नहीं लगाएंगे आप। मींस
अगर B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है तो फिर B और D के बीच में आप सेल कनेक्ट नहीं करेंगे, और अगर A और C के बीच में सेल लगा हुआ है तो A और C के बीच में फिर आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं करेंगे। गैल्वेनोमीटर दो बिंदुओं के बीच में होना चाहिए, अलग बिंदुओं के, और सेल दो अलग बिंदुओं के बीच में कनेक्टेड होनी चाहिए। ये इसकी खास बात रहेगी, और ये वो पैटर्न है, ये वो अरेंजमेंट है जो व्हीटस्टोन ब्रिज में बनाई गई। यहां जो ये प्रतिरोध लगाए गए हैं इनमें से हम इनको कुछ मान लेते हैं। लेट दिस इज R1, R2, R3 एंड दिस इज R4। ये हमने प्रतिरोध मान लिए। ये जो यहां पर एक ब्रांच आप देख रहे हैं इस सर्किट में, B से D तक एक ब्रांच बनी हुई है। इस ब्रांच में करंट फ्लो होती है। करंट या तो B से D की ओर फ्लो होगी या तो करंट D से B की ओर फ्लो होगी। यह डिपेंड करता है कि B और D में से किसका पोटेंशियल हाई है और किसका पोटेंशियल लो है। अगर B का पोटेंशियल हाई होगा, D का पोटेंशियल लो होगा, तो करंट B से D की ओर फ्लो होगी, और अगर B का पोटेंशियल लो होगा, D का पोटेंशियल हाई होगा, तो करंट D से B की ओर फ्लो होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं किसी एक दिशा में मान लेता हूं कि इसमें एक करंट फ्लो हो रही है, और इस करंट को मैं मान लेता हूं IG, करंट इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और अभी के लिए मैंने माना कि जो B है वो हाई है और D कैसा लो, तो करंट इधर से इधर की तरफ आ रही है। ठीक है, अच्छा, इस जो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें दो स्टेज इसकी हो सकती हैं। करंट फ्लो के बेसिस पर ब्रिज की दो स्टेजेस हो सकती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हो सकती हैं? 2 स्टेजेस ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। नंबर 1, एक स्टेज तो हो सकती है जिसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड स्टेज और असंतुलित अवस्था, और एक स्टेज व्हीटस्टोन ब्रिज की हो सकती है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड स्टेज इसकी। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज अनबैलेंस्ड स्टेज। व्हीटस्टोन ब्रिज की अनबैलेंस्ड स्टेज किसे कहेंगे? अनबैलेंस्ड स्टेज। तो आप याद रखिए, जब ये जो गैल्वेनोमीटर वाला पाथ है, ये जो ब्रांच है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हम बोलेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड स्टेज इसकी क्या है? when there is current in galvanometer, गैल्वेनोमीटर में अगर करंट है तो वो व्हीटस्टोन की अनबैलेंस्ड स्टेज होती है। मींस IG विल नॉट इक्वल टू 0, और अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब साफ है कि बिंदु B का पोटेंशियल और बिंदु D के पोटेंशियल आपस में सेम नहीं है, तभी तो विभवांतर है और करंट फ्लो हो रही है। एंड VB इज नॉट इक्वल टू VD। VB और VD में से कोई एक हायर है और कोई एक लोअर है, इसलिए इस रास्ते पर करंट फ्लो हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड स्टेज। सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज द अनबैलेंस्ड स्टेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हेन देयर इज करंट इन गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रही है, इसमें एक पॉइंटर लगा होगा, ये हमें करंट फ्लो होने को इंडिकेट करेगा। अगर इस रास्ते पर करंट फ्लो हो रही है,
इसका मतलब IG 0 नहीं है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस समय B और D के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, इनमें से कोई एक हायर होगा, कोई एक लोअर होगा। तो हम कहेंगे कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है वो अनबैलेंस्ड है, असंतुलित है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज जो हमारी होगी दैट विल बी बैलेंस्ड स्टेज। बैलेंस्ड स्टेज किसको कहेंगे? बैलेंस्ड स्टेज में जो IG होगी, इस ब्रिज में फ्लो होने वाली करंट वो 0 होगी। मींस when there is no current in galvanometer, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगी, उस समय हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। इट मींस IG विल बी इक्वल टू 0 और IG 0 है। इसका क्या मतलब है? IG 0 है, इसका मतलब है कि बिंदु B और बिंदु D दोनों के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल हैं। VB इज इक्वल टू VD। जब बराबर नहीं होंगे तो एक हायर एक लोअर होगा, करंट फ्लो हो जाएगी। और जब B और D के पोटेंशियल्स इक्वल हो जाएंगे, विभव में अंतर रहेगा नहीं और विभवांतर नहीं रहेगा तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। उस समय IG कैसी होगी? 0। तब कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड स्टेज है इसकी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की। ये दो स्पेशलिटी होती है इस व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसमें से हमें जिस स्टेज को स्टडी करना है वो स्टेज है बैलेंस्ड स्टेज। हमको ये स्टेज स्टडी करना है। वो स्टेज जो होती है उसको भी हम बनाते हैं, लेकिन उसके लिए हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम बैलेंस्ड स्टेज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये बैलेंस्ड स्टेज हो गई। अब थोड़ा सा इसके बारे में हमने थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसको भी जरा देख लेते हैं कि क्या लिखा गया है यहां पर। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताया है, ये इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर व्हीटस्टोन। इन्होंने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया था। अभी मैं बता भी रहा था दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ स्पेशल पैटर्न ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, इज द स्पेशल पैटर्न of combination of resistors। ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन एक स्पेशल पैटर्न पे ये कंबाइंड किए गए हैं। आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक, इसमें 4 प्रतिरोधों को एक विशेष क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। आपने अभी देखा, जिसके एक विकर्ण में एक धारामापी जिसे आप गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टर होता है। गैल्वेनोमीटर ये एक करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, और मेजर भी कर देता है एंड मीजर, करंट को मेजर भी करता है, यह गैल्वेनोमीटर होता है। तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं, आपने अभी भी देखा, और दोनों को एक साथ दोनों कोनों पर नहीं लगाएंगे, अभी मैंने बताया भी था आपको। अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। धारामापी गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को ही हिंदी में हम बोलेंगे धारामापी। धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। बेटा, अगर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है, इसका मतलब इस रास्ते पर बहने वाली करंट कैसी है? शून्य। अभी अभी हमने बात की, करंट शून्य होने पर क्या होगा? तो सेतु संतुलित कहा जाता है, अभी अभी हमने लिखा है।
विक्षेप ना हो अर्थात IG 0 होगी तो सेतु संतुलित कहा जाता है। इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा वो शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अभी मैं इसको करके आपको दिखा दूंगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की हमारे कंडीशन है और ये दो उसके स्टेजेस हैं। अभी मैंने बताया कि हमको बैलेंस्ड स्टेज पढ़नी है उसकी, तो अब हम इस पर आते हैं और इस पर बात करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में IG की वैल्यू 0 होगी। अब फिर से एक मन में क्वेश्चन आता है कि IG की वैल्यू 0 क्यों होगी। हालांकि अभी अभी मैंने एक चीज बताई आपको कि IG की वैल्यू 0 इसलिए होगी क्योंकि बिंदु B और D का पोटेंशियल आपस में कैसा होगा, सेम होगा। लेकिन ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका बड़ा सिंपल सा बेटा मेथड है। ये एक बैटरी लगी है V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की, यहां से ऐसा करंट कुछ ना कुछ चलेगी। ये करंट मैं मान लेता हूं I, यहां पर आकर करंट डिवाइड हो जाएगी। इस रास्ते पर हमने मान लिया करंट आ रही है I1, इस रास्ते पर फ्लो होने वाली करंट है I2। ये I1 करंट, क्योंकि इसमें एक भी करंट नहीं जा रही है, बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो पूरी की पूरी I1 यहां से ऐसा फ्लो हो जाएगी और ये I2 यहां से ऐसे चली जाएगी। फिर I1 यहां पर, I2 यहां पर, और दोनों फिर यहां से मिल जाएंगी और I बन के निकल जाएगी और ये नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगी। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बिंदु B और D के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल हैं, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बैटरी V वोल्ट की लगी हुई है यहां पर, इट मींस कि बिंदु A का पोटेंशियल V वोल्ट है और बिंदु C का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। ये इसका मीनिंग होता है। मतलब अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो पॉइंट A का जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल होगा 12 वोल्ट और इसका पोटेंशियल होगा पॉइंट C का 0 वोल्ट, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब इधर 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट। इसका मतलब साफ है कि अगर मैं दो रास्तों में से जो A से C तक करंट को ले जाते हैं, उनमें से किसी भी एक रास्ते पर मैं चलना स्टार्ट करूंगा तो ये 12 वोल्ट है। यहां के पोटेंशियल की बात करिए, ये पोटेंशियल कितना होगा, 12 होगा, 0 होगा या कुछ और होगा। तो आंसर है ये पोटेंशियल कुछ और होगा। कितना होगा, तो जैसे जैसे बेटा आप इस रास्ते पर ऐसा चलते जाएंगे आप देखेंगे यहां पर पोटेंशियल 12 वोल्ट है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल कम होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा और पॉइंट C पर आते आते ये पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाना है। ठीक है, तो अगर यहां 12 है तो यहां 10 होगा, यहां पर 8 होगा, यहां 6 होगा, यहां 4 होगा, यहां 2 होगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 0। समझ रहे हैं ना। 12 अगर यहां पर है तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसा बन गया। इस रास्ते पर भी आप चलेंगे तो 12 वोल्ट इस पॉइंट का है, 0 वोल्ट इस पॉइंट का है, तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 वोल्ट। तो दोनों रास्तों में से किसी भी एक रास्ते के थ्रू चलकर अगर आप A से C तक पहुंचते हैं तो पोटेंशियल कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज होते चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल अगर डिक्रीज होते चला जाएगा तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। इस रास्ते का एक कोई बिंदु है, ये मैंने उसको कनेक्ट कर दिया और बाई चांस ये पोटेंशियल आपका है 5 वोल्ट। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर ये पोटेंशियल 5 वोल्ट है, फिर ये जो तार मैंने कनेक्ट की, जो वायर मैंने कनेक्ट की है, इसका ये वाला हिस्सा हम इसमें जोड़ेंगे नहीं,
हम इसको फ्री रखते हैं ऐसा, और इसको रख करके ऐसा फ्री रखते हैं कि यहां से और यहां तक कहीं पर भी हम इसको टच करा सकें। तो हम क्या करते हैं, इसको ये वाला एंड जो है वो यहां 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 ऐसा टच कराते जाते हैं। हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम इस वायर को उठाकर यहां पर टच कराते हैं, यहां पर टच कराते हैं। जैसे यहां पर टच कराते हैं, हमने देखा गैल्वेनोमीटर में ये वायर का ये हिस्सा उठा के यहां टच कराते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होती है वो इधर से और इधर की ओर होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय अगर ये 5 वोल्ट है तो ये तो 10 वोल्ट होगा ना इधर, क्योंकि ये 12 था, 12 से 11 10 ऐसा ही आया है, तो ये 10 है और ये 5, करंट इस दिशा में फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं यही वाली वायर उठा के यहां कहीं पर टच कराता हूं तो करंट इस डायरेक्शन पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये घटते 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 यहां कितनी बची, यहां तो 3 बची हुई है और ये 5 है, 5 से 3 तो हायर पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो एंड इसका जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, इसको हम अलग अलग जगहों पर टच करा के देखते जाते हैं। तो जब अलग अलग जगहों पर टच कराते हैं तो इन पॉइंट्स के पोटेंशियल हाई और लो होने के अकॉर्डिंग कभी करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो होती है और कभी करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो होती है। तो हमने ये कर करके बार बार इसको किया, अलग अलग जगहों पर टच करा के देखा, और तब तक हमने किया जब तक हमें एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल गया कि जिस पॉइंट पर टच कराने से इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट जीरो ना हो जाए। अगर इतना बड़ा कंडक्टर है, इसके एक सिरे पर टच कराते हैं तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो होती है, एक दिशा में बहती है, और इधर तरफ फ्लो करवाने पर करंट दूसरी दिशा में बहती है, तो श्योर है कि बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर आप टच करवाओगे तो ना तो करंट इधर की तरफ फ्लो होगी ना करंट इधर की तरफ फ्लो होगी। तो हम बार बार ट्रायल एंड एरर करके इस रास्ते पर एक ऐसा पॉइंट डी ज्ञात कर लेते हैं कि जिस पॉइंट पर जब हम इस पॉइंटर को रखते हैं तो करंट ना तो इधर की तरफ फ्लो होती है ना इधर की तरफ फ्लो होती है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि सेवली उस समय इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे हो गए होंगे? बराबर हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया आपको कि अगर यहां का ज्यादा होगा ये कम पड़ जाएगा तो करंट इस दिशा में चली जाएगी, यहां का कम होगा ये ज्यादा होगा तो करंट इस दिशा में चली आएगी। लेकिन हमने करके एक ऐसा पॉइंट सर्च कर लिया जिसमें ना तो करंट इधर जा रही है ना इधर जा रही है। इट मींस अब इस सिचुएशन पे बी, डी और बी में से ना तो किसी का पोटेंशियल हाई है और ना तो किसी का पोटेंशियल लो है। हमने ऐसे ऐसा पॉइंट सर्च कर लिया हुआ। अब IG कैसा कर दिया हमने? 0, ऐसा पॉइंट हमने सर्च कर लिया। ठीक है, अब ये दो हम देख रहे हैं बेटा, ये दो लूप मुझे मिल रहे हैं। एक लूप ये मुझे मिल रहा है, एक लूप ये मुझे मिल रहा है। मैं इन दोनों लूप्स में किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा, किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करना चाहता हूं। ठीक है, अब करंट की कोई भी डायरेक्शन, कैलकुलेशन की कोई भी डायरेक्शन आप यहां पर ले सकते हैं। कैलकुलेशन की डायरेक्शन मैंने पिछली क्लास में भी बताई, आपके पास दो होती हैं, या तो आप क्लॉकवाइज ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, आपके जो मर्जी वो ले लीजिए। यहां पर मैं करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक ले लेता हूं, ये करंट की डायरेक्शन है, कैलकुलेशन की, सॉरी। तो ये हमारा लूप 1 है, कैलकुलेशन की डायरेक्शन मैंने ले लिया, कैलकुलेशन की ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज मैंने ले ली। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहते हैं इसके बारे में, तो यहां पर लिखेंगे लूप। कौन से लूप में ले रहे हैं? ए बी डी ए में, लूप ए बी डी ए में किरचॉफ के दूसरे नियम से। किरचॉफ के दूसरे नियम से, ठीक है।
दूसरा नियम हम यूज करना चाहते हैं, तो चलिए याद करिए कैसे लगाते थे। हम ए से चलना शुरू किया हमने, जब चलते गए सबसे पहले मुझे एलिमेंट मिला रेसिस्टर। इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, I1 इंटू R1, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो हमने कर दिया I1 मल्टीप्लाइड बाई R1। अब ये प्लस होगा या माइनस, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है रेसिस्टर में, तो इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। अब और आगे चले, बी तक पहुंच गए, फिर यहां पर आए तो ये एक गैल्वेनोमीटर मुझे मिला। इसका मैं रेसिस्टेंस मान लेता हूं कैपिटल जी। कैपिटल जी इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब इसमें हमको करना है, तो इसके सिरों के बीच का रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, करंट इंटू रेसिस्टेंस, आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी। अब एक चीज बेटा ध्यान से देखें, क्योंकि हमने व्हीटस्टोन कैसा कर लिया है, बैलेंस्ड। इसका मतलब IG का मान कैसा हो चुका है, 0। अगर IG 0 हो चुका है, तो जब IG का गुणा कैपिटल G से करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम चाहें तो उसे ले ही ना, नहीं लेते हैं हम उसको, छोड़ दीजिए आप। अच्छा, और आगे बढ़िए, तो B के बाद D तक पहुंच गए। अब D से फिर A तक आना है, तो जब D से A तक आएंगे, वी विल गेट वन मोर एलिमेंट विच इज द रेसिस्टर R3, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही, I2। तो इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, इट इज अगेन करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस। तो करंट I2 है, रेसिस्टेंस R3 है, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो आप कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन देखिए। कैलकुलेशन की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है बेटा, देख रहे हैं आप, एंड बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, so we have to take here the negative sign of potential। अब हम D से चलकर A तक आ गए, लूप हमारा कंप्लीट हो गया। इस लूप में मुझे कहीं पर भी कोई बैटरी, कोई सेल नहीं मिली। अगर नहीं मिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कोई EMF भी नहीं लिखा। ठीक है, और सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इट विल बी इक्वल टू 0। ओके, अब इसको उधर भेज दीजिए, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R3, इंप्लाइज दैट I2 मैं इधर ले आता हूं, R1 उधर भेज देता हूं। I1 अपॉन R2, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R1। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R1। Let this is equation number 1. Okay, now let us move to the second loop। ये लूप मैं ले लेता हूं, और इस लूप में भी कैलकुलेशन की एक डायरेक्शन मान लेते हैं। आप क्लॉकवाइज मानिए, एंटी क्लॉकवाइज मानिए, दोनों से रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। चलिए इसमें मैं मान लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को लगने लगे कि क्लॉकवाइज मानने से आंसर आता है। ऐसा नहीं है, मैं पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं, जब हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ पर रहे थे, कि कैलकुलेशन की डायरेक्शन कुछ भी रखिए, आंसर सबसे आपका सेम रिजल्ट देगा। तो उस लूप में आ जाते हैं। लूप, ये कौन सा लूप है बेटा, ये लूप है हमारा लूप BDCB, कहीं से भी स्टार्ट करके शुरू कर सकते हैं आप। लूप BDCB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। B से ही चलना स्टार्ट करिए। जब B से हम ऐसा चलेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन की डायरेक्शन हमारे
ये ऐसी है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम पहले ऐसा चलना स्टार्ट करेंगे। जब हम ऐसा चलेंगे तो चलते चलते सबसे पहले मुझे ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस मिलेगा। अब इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आंसर है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस। तो करंट IG, रेसिस्टेंस G, IG इंटू G करेंगे। बट इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज IG इज इक्वल टू 0। तो जब 0 को G से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 0। और आगे D पर आ गए। अब D से इधर की तरफ चलना है मुझे। तो जब मैं इसे चलूंगा तो मुझे ये R4 मिला। करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है? I2। इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस। I2 इंटू R4। अब पता लगाइए कि ये प्लस होगा या ये माइनस होगा। तो हमने देखा यहां पर कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में है, एक दूसरे के अनुदिश हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। इसके बाद और आगे चले, C तक पहुंच गए। C से फिर मुझे B पर आना है। C से B पर आते वक्त मुझे एक एलिमेंट मिला R2। इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इट इज अगेन करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस। I1 इंटू R2। I1 इंटू R2। What will be its sign? Whether it is positive or negative. So please see the directions of calculation and the direction of current. आप देख रहे हैं यहां पर कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऐसी है और करंट की डायरेक्शन ऐसी है। They are opposite to each other. So I will have to take here negative sign. और हम B पॉइंट पर पहुंच गए। Our loop is completed. अगर लूप हमारा कंप्लीट हो गया है तो फिर काम खत्म। और इस लूप में भी मुझे कोई सेल या बैटरी नहीं मिली, इसलिए सारे एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए हैं बस। बट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ दिस शुड बी इक्वल टू 0। ओके, हम इसे भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज I2 मल्टीप्लाइड बाई R4 इज इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड बाई R2। ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करिए और एक बार फिर से I1 अपॉन I2 ही निकालिए आप। तो हमने निकाला I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, अगर I1 अपॉन I2 निकाला है तो ये R4 अपॉन R2 बन जाएगा। R4 अपॉन R2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को अगर मैं इक्वेशंस लेकर के कंबाइन करूं तो आप ध्यान से देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड I1 अपॉन R2 और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड I1 अपॉन I2 है। अगर दो इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या पाते हैं? R3 अपॉन R1 ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, R4 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू R3 अपॉन R1। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये R1 आप इधर ले आइए, R4 आप उधर भेज दीजिए, तो R1 इधर आ जाएगा, R4 वहां चला जाएगा। तो ये बन जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो ये एक कंडीशन मिली हमको, लेकिन ध्यान रहे कि ये कंडीशन उस समय की है जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, क्योंकि हमने IG का मान कितना माना है इसको कैलकुलेट करने के लिए? 0। और IG का मान 0, इट मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं, दिस इज पॉसिबल only when Wheatstone bridge is balanced।
This is possible only when Wheatstone bridge is balanced or Ig is equal to 0। तो ये तभी संभव हो सकता है, अगर यहां पर Ig 0 नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता था, ये संभव नहीं होता। तो Ig 0 होने का मतलब है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, यहां पर हम तीन चीजें एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे तीन चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ध्यान से सभी बच्चे देखें। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है? पहली चीज, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, ऐसा कब होता है? आंसर है जब इस रास्ते पर ब्रिज में फ्लो होने वाली करंट कैसी होगी? 0। Ig विल बी इक्वल टू 0। और Ig 0 क्यों होगी? क्योंकि एट दैट सिचुएशन पोटेंशियल एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। कब बैलेंस्ड होगा? उसके लिए दो बातें आपको याद रखनी है। पहली चीज, Ig 0 होगी तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। दूसरा, इसको भी देखिए कि जब R1 अपॉन R2 की वैल्यू, R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 की रेशियो के इक्वल होगा, इक्वल, तो भी हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड। क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन से ही तो ये फाइंड किया है हमने। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की दो पहचान है बेटा। कौन कौन सी दो पहचान है? पहली पहचान ये है कि ब्रिज में फ्लो होने वाली करंट, ये वाला ब्रांच है, Ig का मान कैसा होगा? 0, तो भी हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। और अगर R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 की वैल्यू के इक्वल है तो भी हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। आप यहां पर देख सकते हैं R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 के बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड होने की अब दो शर्तें हैं। या तो Ig 0 बता दिए जाए तो भी समझ जाना कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, और अगर R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 की वैल्यू के बराबर हो जाए तो भी आप समझ जाना कि ब्रिज बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? अब मैं इधर को ये इरेज करता हूं और देखिए कि किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, आपको एक ऐसा ब्रिज बना के दे दिया जाएगा, ये एक ऐसा ब्रिज आपको बना के दे दिया गया। इसमें यहां पर गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया उन्होंने इस तरह से, और ये बता देंगे आपको कि ब्रिज में, ठीक है, उन्होंने रेसिस्टेंस बता दिए कि ये लगा है 5, ये लगा है 10 ओम का, यहां लगा है आप कुछ भी मान सकते हैं 7 ओम, और यहां लगा है 14 ओम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसको देख करके बताइए कि ये वाला ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें ये जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी। दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। फिर से पहले टाइप का, 4 के चारों रेसिस्टेंसेस की वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी और आपसे दो बातें पूछी जा सकती हैं। पहला, ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं। दूसरा, Ig 0 है या नहीं। आपको ये दो बातें बतानी पड़ सकती हैं। तो आप क्या करके देखेंगे? R1 अपॉन R2 की वैल्यू करके देखेंगे आप। ये R1 की जगह पर है, ये R2 की जगह पर है, ये R3 है और ये R4 है।
तो यहां पर हमने R1 अपॉन R2 करके देखा, R1 अपॉन R2 कितना आया 5/10 1/2। फिर हमने R3 अपॉन R4 करके देखा, कितना आया 7/14, इट इज 1/2। दोनों आपस में इक्वल आ गए, और अगर दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं इट मींस द ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर ब्रिज बैलेंस है इसका मतलब साफ है कि IG की वैल्यू कैसी होगी, 0 हो जाएगी IG की वैल्यू। ठीक है, तो मुझे इसका जवाब पता चल गया। इससे तो हम ये बता सकते हैं कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो ये ब्रिज कैसा है, बैलेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो IG की वैल्यू कैसी होगी, 0। ठीक है, अच्छा, उसके साथ एक दूसरे प्रकार की क्वेश्चन भी आपको वो दे सकते हैं। कैसे, उसमें भी एक ऐसा ब्रिज बना के आपको दे देंगे। ऐसा एक ब्रिज बना के दे दिया, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और उन्होंने ये पहले ही बता दिया कि IG की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर उन्होंने ये पहले ही बता दिया कि IG की वैल्यू 0 है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस तरह से। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 3 और ये 4, ये 5, तो ये कितना। अब जैसे ही हमने ये क्वेश्चन देखा, हमने देखा कि उन्होंने ऑलरेडी ये बोला है कि इस रास्ते पर फ्लो होने वाली करंट 0 है। अगर IG का मान 0 है इट मींस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये शर्त हम यूज कर सकते हैं उस पर, R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू R3 अपॉन R4, R1 अपॉन R2 3/4 शुड बी इक्वल टू 5/R4। यही कैलकुलेट करके निकालना है। हम यहां से R4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। R4 विल बी 20/3 ओम, ये R4 की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों तरह से आपको बदल बदल कर क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। पहला तो मैंने क्या बात की, पहले आपको चारों रेसिस्टेंसेस दिए जा सकते हैं, IG के बारे में पूछा जा सकता है, बैलेंसिंग के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा, आपको बैलेंसिंग दे दी जा सकती है कि बैलेंस्ड है, IG 0 है तो रेसिस्टेंस पूछ सकते हैं आपसे। तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और भी आपको याद रखनी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, उसके लिए अभी हमने 2 कंडीशंस देखी हैं। एक, गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर करंट नहीं होनी चाहिए, IG शुड बी इक्वल टू 0। दूसरा, R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 के बराबर होनी चाहिए। अब एक तीसरी चीज भी देखिए, यहां पर इसको देखिए बेटा, इसे गौर करिए। यहां पर R4 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R1 लिखा हुआ है। हम चाहें तो इनको पलट सकते हैं, पलट लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4 मीन्स R1 अपॉन R3 शुड बी इक्वल टू R2 अपॉन R4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, इसके लिए न सिर्फ R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के बराबर होना चाहिए, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि R1 अपॉन R3 की वैल्यू R2 अपॉन R4 के भी बराबर हो सकती है। आप इसमें देखिए, R1 अपॉन R3 करेंगे 5/7 आएगा, ठीक है। R2 अपॉन R4 करके देखिए, 10/14 हमने कैंसिल किया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये भी 5/7 है, ये भी 5/7 है, दोनों बराबर आ रहे हैं ना। तो अब
व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने के लिए आईजीबी 0 होना चाहिए, पॉइंट बी और पॉइंट डी के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, गैल्वेनोमीटर वाले पाथ में कोई करंट नहीं होनी चाहिए, R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 के बराबर होनी चाहिए, अथवा R1 अपॉन R3 की वैल्यू R2 अपॉन R4 के भी बराबर हो सकती है। दोनों बातें सही हैं आपकी, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग की कंडीशन, उसकी ये शर्त, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है आपके एग्जामिनेशन में। तो प्लीज आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करें, और कुछ भी खास नहीं, किरचॉफ का दूसरा नियम ही हमने इस पे लगा दिया है, ठीक है। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम कहां पर यूज करेंगे, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को यूज करके हमने रेसिस्टेंस को मेजर करने की एक डिवाइस बनाई है। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को यूज करके किसी भी अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करने की एक डिवाइस बनाई गई है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, जिसका नाम हमने रखा मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। इसकी सहायता से हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच का। अब वो दो बिंदु, एक कंडक्टर के भी दो बिंदु हो सकते हैं, हम इनके भी दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। हम अगर कोई सॉलिड लगा देते हैं मटेरियल, उसके भी दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अगर उन दो बिंदुओं को हम ऐसा टच करके खड़े हो जाएं तो हमारी बॉडी का भी रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो इस प्रिंसिपल का प्रयोग करके हमने अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जिसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। तो हम यहां पर लिख सकते हैं उपयोग। व्हीटस्टोन सेतु के क्या उपयोग है, मैं आपको बताता हूं। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का प्रयोग करके व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का प्रयोग करके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, यहां मैंने लिखा है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, तो कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं। बस आप उस इंस्ट्रूमेंट को जिसके दो बिंदुओं के बीच लगा देंगे, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच का रेसिस्टेंस मेजर करके आपको वो डिवाइस दिखा देगी। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर उन दो बिंदुओं के बीच हम अपने ऐसी उंगलियों को टच करके खड़े हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी का भी पूरा रेसिस्टेंस उस पे आ जाएगा डिवाइस पे। अगर हम कोई सॉलिड लगा देंगे उन दो बिंदुओं के बीच में, तो सॉलिड का रेसिस्टेंस उसमें निकल के आ जाएगा। अगर कोई कंडक्टर हम लगा देंगे उन दो बिंदुओं के बीच में, तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस उसमें मेजर होके आ जाएगा। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं मीटर सेतु। प्रयोग करके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए एक उपकरण बनाया गया, कौन सा उपकरण बनाया गया है, इसका नाम है मीटर सेतु, जिसे हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज। तो अब हम इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये मीटर सेतु ही पढ़ने का मौका मिलेगा।
तो आज हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा प्रिंसिपल पढ़ा, उसका कैलकुलेशन भी किया, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखी। और जैसा कि आपने देखा कि मीटर ब्रिज में, सॉरी, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें हमने केवल बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात की है, उसकी क्या क्या कंडीशन है आप सब देख चुके हैं। अब इसका उपयोग करके जब हमने ये मीटर ब्रिज बनाया, मीटर ब्रिज यानी कि जो मीटर सेतु है, ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि ये एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं और प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्लास 12th में प्रैक्टिकल भी है आपका और सभी लोगों को ये प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो मीटर ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग अपनी फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं इस क्लास में, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।